कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो हमारे प्रोटैगनिस्ट जिन जोंग को ग्रीट करती है, लेकिन बिना कोई इमोशन दिखाए। वो बस इतना कहता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट मानस का अयानुजी है, लेकिन लोगों को टूल्स की तरह ट्रीट करने की जगह वो लड़कियों को पत्थर की तरह देखता है। यही उसकी हमेशा से रहने वाली सोच है। और तुम सोच रहे होगे कि वो ऐसा क्यों बना। फ्लैशबैक में जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था, तब तक उसे करीब 20 बार रिजेक्शन मिल चुका था। उसे लगता था कि सबसे बुरा जवाब सिर्फ ना होगा, लेकिन वो बहुत गलत था। हर बार उसे अलग तरीके से इंसल्ट किया गया। एक छोटे बच्चे के लिए यह बहुत बड़ा शॉक था। उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट गया और वो खुद को अपने वाइट रूम में बंद कर लेता है और एक इमेजिनरी दोस्त बना लेता है जिससे वो सलाह ले सके। उस इमेजिनरी दोस्त का नाम था जेसन। ये उसके दिमाग की आवाज थी जो उसका गुरु बन गया और उसे इस दुनिया से निकलने का रास्ता दिखाने लगा। जेसन ने उसे एक अजीब लेकिन उसके लिए पावरफुल सलाह दी कि दुनिया की सारी लड़कियों को बस पत्थर समझो। वो इस बात को बार बार दोहराता रहा और लड़के ने सालों तक अपने दिमाग को इसी सोच में ट्रेन किया। जब वो मिडिल स्कूल के पहले साल में पहुंचा, तब सच में उसे सारी लड़कियां पत्थर जैसी दिखने लगी। वापस प्रेजेंट में वो लड़की फिर से बात करने की कोशिश करती है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि क्या तुम आज स्कूल के बाद फ्री हो? मैं चाहती थी कि तुम मेरी पढ़ाई में मदद करो। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी गोल्डन रूल पर टिका हुआ है कि कोई लड़की मुस्कुराए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरेस्टेड है। जेसन की दूसरी सलाह थी कि अगर हर्ट नहीं होना चाहते तो उम्मीद मत रखो। वो शांत रहकर उसे मना कर देता है, कहता है कि सॉरी, मैं आज बिजी हूं। वैसे हमारा लड़का जिम भी जाता है और अपने दिमाग को ट्रेन करता है ताकि लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। जब वो हॉलवे में चलता है तो कई लड़कियां उसे ग्रीट करती हैं और वो कैजुअली जवाब देता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि जब से मैंने लड़कियों को पत्थर समझना शुरू किया है, तब से उनसे डील करना बहुत आसान हो गया है। ये तो नेचुरल है, क्योंकि पत्थर से बात करते समय कोई इमोशन नहीं लगता। वो अपनी इमेजिनरी दोस्त से पूछता है कि क्या वो सही है, और जेसन भी हाँ कहता है। लेकिन उसे डर है कि इस तरह वो कभी रिलेशनशिप में नहीं जा पाएगा। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे याद दिलाता है कि उन्होंने बहुत पहले ही रोमांस को छोड़ दिया था। जेसन मान जाता है और जिन जोंग कहता है कि मुझे अब यह सुनने से अच्छा लगता है कि मैं बेकार हूं या किसी के लायक नहीं हूं। इससे बेहतर है कि मैं ऐसे ही कंफर्टेबल रहूं। अब तो 5 साल हो गए हैं लड़कियों को पत्थर समझते हुए। मैं अब डेटिंग के बारे में सोचता भी नहीं हूं। तभी अचानक एक लड़की वहां से गुजरती है और जमीन से फोन उठाकर उसे आवाज देती है, उसका ध्यान खींचती है। वो फोन दिखाकर पूछती है कि क्या ये तुम्हारा है? अपने बाल ठीक करते हुए वो मीठी आवाज में बात करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ पल के लिए बस उसे देखता रह जाता है और अचानक उसे जोर का झटका लगता है। वो घबरा जाता है, सोचता है कि ये लड़की पत्थर जैसी क्यों नहीं दिख रही। उसे एहसास होता है कि वो मुसीबत में है। इतने साल बाद पहली बार किसी लड़की का असली चेहरा देखकर वो अंदर से हिल जाता है। खुद को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए वो रास्ता ढूंढता है कि कैसे सिचुएशन से निकल जाए। लड़की को उसकी अजीब चुप्पी अजीब लगती है और वो पूछती है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा। पसीने में भीगते हुए और हकलाते हुए वो सोचता है कि शायद वो प्रैक्टिस से बाहर हो गया है। और अचानक बिना सोचे वो बोल देता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की पूरी तरह शॉक में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले। वो ऑकवर्ड होकर उसे धन्यवाद कहती है और सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है। वहीं जिन जोंग जल्दी से अपना फोन लेता है, उसे धन्यवाद बोलता है और माफी मांगते हुए वहां से भाग निकलता है। अंदर ही अंदर पूरी तरह हिल चुका होता है। उस अजीब लड़के को आंखों से ओझल होते देखते हुए लड़की हैरान होकर सोचती है कि आखिर यह सब क्या था उधर। लड़का पागलों की तरह भागते हुए खुद को बेवकूफ कह रहा होता है कि उसने अपनी बड़ी जबान क्यों खोल दी। वो खुद को कोसता है कि उसने एक अनजान लड़की को उसके मुंह पर खूबसूरत बोल दिया। उसे अपने ही गलती पर यकीन नहीं होता। वर्स्ट केस सोचते हुए वो घबरा जाता है कि कहीं यह बात पूरे स्कूल में गॉसिप बनकर ना फैल जाए। कुछ देर बाद सीन उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहां इमेजिनरी जिम ब्रो फिर से सामने आता है और कहता है कि उसे तो उसका मूव काफी स्मूथ लगा था। फर्श पर लेटा हुआ लड़का जेसन की बात सुनता है
जो उसे हिम्मत देता है कि इतना निराश मत हो। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर सिर्फ वही लड़की उसके स्टोन फिल्टर को कैसे पार कर गई। जेसन मानता है कि इसका पक्का जवाब नहीं है। फिर वो पूछता है, अब क्या प्लान है? अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो अजीब अफवाहें फैल सकती हैं। एलिमेंट्री स्कूल की बुरी यादें उसके दिमाग में फ्लैश होती हैं, जहां एक लड़की ने उसके क्रश को घिनौना और क्रीपी कहा था। जेसन कहता है कि इतनी मेहनत से ट्रेनिंग के बाद भी ऐसा हो गया। ये सोचकर प्रोटैगनिस्ट का दिमाग हिल जाता है और वो ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन में चला जाता है, कहते हुए कि उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो गई। लेकिन तभी जेसन उसे झकझोरता है और समझाता है कि ऐसे टूटना नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन सोचो। उन्हें नहीं पता कि वो लड़की पत्थर जैसी क्यों नहीं दिखती, लेकिन वो उससे बच सकता है क्योंकि वो अलग क्लासेस में है। अगर वो अच्छे से छुपेगा तो मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। जिन्योंग को ये बात समझ आ जाती है कि अगर वो उससे टकराएगा ही नहीं तो उसे शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। अगला दिन स्कूल में आता है और हमारा लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोचता है कि समस्या खत्म हो गई। लेकिन सुबह सबसे पहले उसी लड़की से आमना सामना हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाकर हेलो करती है और पूछती है कि क्या वो उसे याद है। हमारा लड़का वहीं फ्रीज हो जाता है। इमेजिनरी दोस्त उसे सलाह देता है कि काम रहो और नॉर्मली बात करो। जिन्योंग डिसाइड करता है कि वो उसे भी बाकी पत्थर लड़कियों की तरह ट्रीट करेगा। उधर लड़की अपनी दोस्त को बताती है कि कल इसी लड़के ने उसे बहुत खूबसूरत कहा था। उसकी दोस्त शॉक्ड होकर कहती है कि यह तो काफी वाइल्ड है। लड़की मानती है कि वो भी उस वक्त शॉक में थी। फिर थोड़ी सैस के साथ वो सीधे उसके मुंह पर पूछती है कि क्या वो आज भी उतनी ही खूबसूरत है। ये सुनकर हमारा लड़का बिल्कुल चुप हो जाता है। उसकी दोस्त हंसने लगती है और पूछती है कि वो क्या कर रही है, क्या वो पागल हो गई है। लेकिन लड़की बस हंसती रहती है और बिना एक सेकंड गवाए हमारा लड़का वहां से भाग जाता है, जिससे दोनों लड़कियां चौंक जाती हैं। इमेजिनरी जिम्ब्रो उसकी टैक्टिकल रिट्रीट की तारीफ करता है और कहता है कि अगर वो वहां रुकता तो ह्यूमिलिएशन बहुत ज्यादा होता। हॉलवे में भागते हुए लड़का पूरा यकीन कर लेता है कि लड़की की हंसी उसका मजाक उड़ाने के लिए थी। वो खुद को सख्त मना करता है कि कभी ये ना सोचे कि वो लड़की उसमें इंटरेस्टेड हो सकती है। खैर, लड़का कसम खाता है कि वो जिंदगी में कभी उस लड़की से नहीं टकराएगा। लेकिन किस्मत को तो खेल खेलना पसंद है और उसका परफेक्ट प्लान तुरंत फेल हो जाता है। भीड़ भरे कोर्टयार्ड के बीच वो लड़की इतनी अलग और चमकती हुई दिखती है जैसे बाकी सारी लड़कियां कंक्रीट ब्लॉक्स हों। सनवू उसे देखते ही बड़ी स्माइल के साथ हाथ हिलाती है, लेकिन वो तुरंत दूसरी दिशा में चल देता है। बाद में हॉलवे में भी जब वो उसे वेव करती है तो वो उसे इग्नोर करके तेजी से निकल जाता है। पूरे दिन वो उससे बचता रहता है। बार बार इग्नोर होने से लड़की क्लियरली इरिटेटेड हो जाती है और सोचती है कि ये अजीब लड़का हर बार उससे भागता क्यों है। सीन फिर बाद में शिफ्ट होता है। स्कूल खत्म होने के बाद जिन्योंग बाहर निकलता है और गहरी सांस लेकर खुद को बधाई देता है कि वो आज किसी तरह बच गया। इतना भागने के बाद थककर वो डिसाइड करता है कि अब घर जाकर नया प्लान बनाएगा। एक भारी सांस लेते हुए उसका दिमाग सोचता रहता है कि आखिर सब कुछ यहां तक कैसे पहुंच गया। अचानक से वो लड़की उसके पीछे आ जाती है और थोड़ा शरारती अंदाज में कहती है ये सुनकर हमारा लड़का बुरी तरह चौंक जाता है और पीछे हट जाता है। लड़की पूछती है, क्या मैं तुम्हें डरा दिया? जिन्योंग के अंदर घबराहट बढ़ने लगती है। वो सोचता है कि आखिर बार बार ये उससे टकरा क्यों रही है और उसे हर हाल में उससे बचना होगा जब तक वो कोई प्लान नहीं बना लेता। सीधे मुद्दे पर आते हुए लड़की पूछती है, क्या तुम फिर से भागने वाले हो? सच में मैं तुम्हें हाय बोलती हूँ और तुम मुझे इग्नोर करते हो। जब हमारी नजरें मिलती हैं तो तुम नजरें चुरा लेते हो और मुझे देखते ही भाग जाते हो। क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? तुम सच में बहुत अजीब हो। जिन्योंग समझ जाता है कि एक और गलतफहमी हो गई है और उसे जल्दी कुछ बोलना पड़ेगा। पूरी तरह नर्वस होकर वो हकलाने लगता है और कारण बताने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि वो बाकी सबसे अलग दिखती है और अचानक बिना सोचे वो बोल देता है कि बाकी सारी लड़कियां उसे पत्थर जैसी दिखती हैं, बस वो ही अलग हैं। यह सुनकर लड़की शॉक हो जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। उसी पल उसका इमेजिनरी दोस्त भी समझ जाता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है।
लड़की उसकी कांपती हुई हाथ को देखती है और समझ जाती है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है। वो कुछ पल चुप रहती है, फिर अचानक एक बड़ी सी स्माइल ले देती है, जैसे उसने उस अजीब कॉम्प्लीमेंट को प्रोसेस कर लिया हो। उसे उसके बारे में क्यूरियोसिटी होती है और वो उसका नाम पूछती है। वो कहता है, मेरा नाम पार्क जिनयोंग है। लड़की उसके करीब आकर धीरे से उसका नाम दोहराती है और कहती है कि उसे एक छोटा सा सीक्रेट बताना है। वो उसके कान के पास आकर कहती है कि जो तुमने पहले कहा था वो सीधा फ्लर्टिंग था। यह सुनकर हमारा लड़का पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। उसे अपने इमेजिनरी दोस्त जेसन की पुरानी बातें याद आती हैं। पहली सलाह थी, लड़कियों को पत्थर समझो, जो अब फेल हो चुकी है। दूसरी थी, उम्मीद मत रखो, लेकिन वो भी फेल हो गई, क्योंकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। लड़की मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाकर कहती है कि अगली बार प्रॉपरली हाय बोलना। फिर सीन उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहां वो पूरी तरह खो जाता है। इमेजिनेशन में वो सोचने लगता है कि वो उससे शादी कर रहा है, बच्चे हो रहे हैं, बच्चा बड़ा होकर उनसे नफरत करने लगता है, और आखिर में दोनों बूढ़े होकर साथ में आखिरी सांस लेते हैं। तभी उसका इमेजिनरी दोस्त जोर से उसे झटका देता है और उसे रियलिटी में वापस लाता है। खुद को समझाने के लिए वो बड़बड़ाता है कि 5 साल बाद उसने किसी लड़की का चेहरा इतना पास से देखा है, तो दिमाग का हिलना तो नॉर्मल है। फिर वो कहता है कि अब उससे बचने वाला प्लान काम नहीं करेगा, और जेसन से पूछता है, अब क्या करना है। जेसन समझदारी से कहता है कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा अल्टीमेट गोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब से तुमने लड़कियों को पत्थर समझना शुरू किया है, तब से तुमने उनके लिए फील करना बंद कर दिया। इसी वजह से तुम काम रह पाए और दिल टूटना भी बंद हो गया। लेकिन फिर एक लड़की आई जो पत्थर जैसी नहीं दिखती, और वहीं से तुम्हारी स्ट्रैटेजी का साइड इफेक्ट शुरू हुआ। तुम्हारे पास असली लड़की के चेहरे के खिलाफ कोई इम्यूनिटी नहीं थी, और इसी वजह से तुम्हारा अंदर का लूजर बाहर आ गया। यह सुनकर जिन्योंग प्रोटेस्ट करता है कि उसे लूजर कहना थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो मानता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका पास्ट फिर से रिपीट होगा। जेसन फिर बताता है कि इसका एक तरीका है, उसे बस उसके सामने काम रहना होगा। अगले दिन स्कूल में सीन बदलता है, जहां सन वू ऑकवर्ड महसूस करती है क्योंकि जिन्योंग उसे अजीब तरीके से घूर रहा होता है। उसकी दोस्त एक्साइटेड होकर कहती है कि जिन्योंग उसे देख रहा है, लेकिन सन वू कहती है कि वो देख नहीं रहा, घूर रहा है। उधर जिन्योंग जेसन से पूछता है, इस प्लान का नाम क्या है। जेसन बताता है, इसका नाम है डिसेंसिटाइजेशन स्ट्रैटेजी। उसे बस उसके चेहरे को बार बार देखना है जब तक वो उसका आदी ना हो जाए। लेकिन उसका ये पागलपन भरा लुक पूरे स्कूल को डरा रहा होता है, इसलिए जेसन सलाह देता है कि थोड़ा सा स्माइल भी कर ले, ताकि माहौल नॉर्मल लगे। लड़का पूरी कोशिश करता है और अपने चेहरे पर एक अजीब सा खतरनाक स्माइल ला देता है। यह देखकर सनवू सच में डर जाती है और वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है, दिल में अजीब सा डर और कंफ्यूजन लेकर। लेकिन तभी उसकी क्लासमेट कैजुअली बोल देती है कि जिनयोंग ने अभी सनवू को स्माइल किया। सनवू अपनी दोस्त से पूछती है, क्या उसे सच में लगता है कि वो उसे घूरते हुए नहीं देख सकती। उसकी दोस्त कहती है कि देख सकती है, और इसलिए वो इतनी ओपनली देख रहा है। उधर हमारा लड़का सोच रहा होता है कि इतनी दूरी से वो उसे नहीं देख सकती, और वो अपने एक्सप्रेशंस को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। असल में उसे बिना चश्मे के दूर साफ नहीं दिखता, इसलिए वो सोचता है कि शायद बाकी लोगों को भी नहीं दिखता। खैर, आगे बढ़ते हैं। जेसन उसे बताता है कि वो लड़कियों को अनकंफर्टेबल कर रहा है और उसे वहां से निकल जाने को कहता है, वरना लोग गलत समझेंगे। जैसे ही वो जाने लगता है, सनवू अपनी दोस्त सुकयोंग को बुलाती है और पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। सुकयोंग हाँ कहती है और बताती है कि वो लड़कियों में काफी पॉपुलर है। ये सुनकर सनवू हैरान हो जाती है। सुकयोंग आगे बताती है कि कई लड़कियों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो डेटिंग की परवाह नहीं करता, बस अपने काम से मतलब रखता है। वो बेसिकली कूल टाइप है और शायद यही वाइब लड़कियों को पसंद आती है। फिर वो सनवू से पूछती है कि वो क्यों पूछ रही है, क्या उसे उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि वो उसे घूर रहा था। ये सुनकर सनवू थोड़ा घबरा जाती है और तुरंत मना कर देती है। लेकिन फिर उसे कल का मोमेंट याद आता है और एक हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ कहती है कि उसके बारे में कुछ तो अजीब है जो उसे परेशान कर रहा है। बाद में क्लासरूम में जिनयोंग जेसन से कहता है कि जितना वो सोचता है
उतना ही ये स्ट्रेटेजी बेकार लगती है। जेसन कारण पूछता है तो वो कहता है कि उसे उसके चेहरे की आदत डालनी है और काम रहना है, लेकिन इसके लिए उसे उसके पीछे घूमना पड़ेगा और उसे घूरना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है। वो और भी अजीब दिखेगा। जेसन शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है कि चूज करो, लूजर बनना है या स्टॉकर। ये सुनकर हमारा लड़का इरिटेट हो जाता है। फिर वो एक आइडिया देता है कि सामने घूरने से अच्छा है कि वो उसकी फोटोज देखें। इसके लिए उसे उसका इंस्टाग्राम ढूंढना होगा। जेसन थम्स अप देता है और कहता है कि जाकर उससे ही पूछो। लड़का पूछता है कि क्या फेस टू फेस पूछना सही रहेगा। जेसन कहता है, और क्या करेगा, छुपकर उसका इंस्टा देखना उससे भी ज्यादा लूजर वाली बात होगी। थोड़ी देर बाद हॉलवे में सीन आता है जहां हमारा लड़का लगभग बेहोश होने की हालत में सनवू का रास्ता रोककर कैजुअली उसका इंस्टाग्राम मांगता है। लड़की इस डायरेक्ट अप्रोच से थोड़ी सरप्राइज होती है, लेकिन शरारती अंदाज में कहती है, ठीक है, ऐप खोलो, मैं खुद डाल देती हूं। जिनयोंग हैरान हो जाता है कि इतना आसान कैसे हो गया। सनवू उसका फोन लेकर उसका प्रोफाइल चेक करती है और कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसमें 0 पोस्ट और 0 फॉलोअर्स होते हैं। वो पूछती है, क्या उसने अभी अभी अकाउंट बनाया है। वो नर्वस होकर हाँ कहता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि वो यूजुअली सोशल मीडिया यूज नहीं करता, इसलिए जल्दी में बनाया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर सनवू हंस पड़ती है और वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर वो कहती है, इसका मतलब मैं पहली इंसान हूं जिसे तुमने अकाउंट बनाने के बाद सर्च किया। जिनियोंग कुछ पल के लिए सोचता है और फिर उसे समझ आता है। लड़की उसकी रिएक्शन पर हंसती रहती है क्योंकि उसने बिना सोचे एक्ट कर लिया था। वो अपने इमेजिनरी दोस्त से पूछता है, अब क्या करे? लेकिन जेसन नजरें घुमा लेता है क्योंकि उसे पता है कि इस बार तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिनियोंग पूरी तरह घबरा जाता है और अपनी कूल इमेज तोड़ते हुए जल्दी जल्दी बोल देता है कि वो पहला इंसान थी जिससे वो अकाउंट बनाने के बाद मिला, इसलिए उसने पूछ लिया। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि उसका इनर लूजर बाहर आ रहा है। इस फनी सिचुएशन में लड़की बस एक चमकदार मुस्कान देती है और मान जाती है। फिर वो उसका फोन उठाकर मजाक में पूछती है, क्या उसे उसका नंबर भी चाहिए? ये सुनकर हमारा लड़का और ज्यादा घबरा जाता है। तब वो हल्के से उसे पंच करती है और हंसते हुए कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी और उसकी रिएक्शंस बहुत फनी हैं। फिर वो उसका फोन वापस देती है और कहती है कि वो उसे फॉलो करेगी और उसे उसके पोस्ट्स लाइक करने होंगे। जैसे ही वो वहां से जाती है, हमारा लड़का फिर से अपने दिमाग में रोमांटिक फिल्म चलाने लगता है, फ्यूचर के सपने देखने लगता है। तभी जेसन उसे रोकता है और कहता है कि ये फिल्म बंद कर, और हमारा लड़का तुरंत रियलिटी में वापस आ जाता है। बाद में सीन सनवू के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहां वो बेड पर लेटी हुई अपने फोन चला रही होती है। वो एक अजीब पोस्ट देखकर हंस पड़ती है और पता चलता है कि जिनयोंग ने एक क्रीपी सा सेल्फी पोस्ट किया है। सनमू सोचती है कि उसकी फोटो का टेस्ट कितना खराब है। उधर अपने अपार्टमेंट में हमारा लड़का आराम से सो रहा होता है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है और दिखता है कि सनवू ने उसकी पोस्ट लाइक कर दी है। अगले दिन स्कूल में सुकयोंग ये जानकर शॉक हो जाती है कि जिनयोंग ने उसकी दोस्त का इंस्टाग्राम मांगा था। सनवू कंफर्म करती है और थोड़ा ब्रैग करते हुए कहती है कि उसने सिर्फ उसे फॉलो करने के लिए अकाउंट बनाया। सुकयोंग तुरंत कहती है कि इसका मतलब वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर सनवू क्यूरियस हो जाती है और टॉपिक बदलकर एक स्पेसिफिक सवाल पूछती है। वो पूछती है, क्या सच में जिनयोंग नॉर्मली लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं होता? सुकयोंग हाँ कहती है और बताती है कि उसने आज तक किसी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं किया, सिर्फ सनवू के साथ ही अलग बिहेव कर रहा है। तभी वो दोनों उसे अपने क्लासरूम के पास से गुजरते हुए देखती हैं। सुकयोंग तुरंत आइडिया देती है कि अभी की अभी टेस्ट करते हैं। सनवू पूछती है, कैसे? हॉलवे में आराम से चलता हुआ हमारा लड़का अचानक एक आवाज सुनता है और रुक जाता है। तभी सुकयोंग अचानक बहुत ड्रामेटिक तरीके से गिरने का नाटक करती है और जमीन पर लेटकर दुखी आवाज में कहती है कि उसे बहुत चोट लगी है और अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार करती है। लेकिन हमारा लड़का बिल्कुल पत्थर जैसा कोल्ड एक्सप्रेशन लेकर उसे देखता है। उसकी नजर में वो बस एक पत्थर है। वो बिना कोई इमोशन दिखाए उसे हुडी से पकड़कर उठा देता है, जैसे कोई मूली खींच रहा हो, और फिर बिना कुछ बोले चला जाता है। पूरी तरह इग्नोर करते हुए ये देखकर सुकियोंग कांपने लगती है
और सनवू जोर से हंस पड़ती है कहते हुए कि उसने उसे ऐसे उठाया जैसे मूली खींच रहा हो। सनवू कॉन्फिडेंटली कहती है कि उसकी थ्योरी सही थी और सू कियोंग शॉक में खड़ी रह जाती है। खुद को इंसल्टेड महसूस करते हुए स्कूल खत्म होने के बाद जेसन हमारे लड़के से पूछता है कि क्या वो अब उसके चेहरे का आदी हो गया है। वो मना करता है और कहता है कि अभी बस उसे ऑब्जर्व कर रहा है। फिर उसे ब्लश करते हुए दिखाया जाता है जब वो उसकी फोटोज देखता है और सोचता है कि हर बार उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रहा हो। हर बार नया शौक। जेसन कहता है कि अभी बहुत लंबा रास्ता है और उसे पहले असली कारण समझना होगा कि आखिर वो ही लड़की क्यों पत्थर जैसी नहीं दिखती। तभी जिनयोंग नोटिस करता है कि सनवू पास में खड़ी है और कुछ सोचते हुए धीरे से बोल रही है कि ये ठीक नहीं है। फिर वो उसे देख लेती है और उसे ग्रीट करती है। हमारा लड़का तुरंत घबरा जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो बताती है कि उसके पास बस से घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो पूछता है कि वो कहाँ रहती है। वो कहती है सामो विलेज अपार्टमेंट्स। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है कि वो तो पास में है, वो चलकर जा सकती है। लेकिन वो कहती है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। वो रीजन पूछता है तो वो थोड़ा हेजिटेट करती है, फिर नजरें चुराकर धीरे से बताती है कि उसे क्रॉनिक एनीमिया है। ये सुनकर हमारा लड़का घबरा जाता है और तुरंत अपना वॉलेट निकालकर सारे पैसे उसे दे देता है ताकि वो बस से चली जाए। लेकिन वो उसका हाथ हटाकर पैसे लेने से मना कर देती है, कहती है कि वो उसका फायदा नहीं उठाएगी। फिर वो उससे डिमांड करती है कि वो उसे घर तक छोड़कर आए। वो आगे चलना शुरू कर देती है और उसे गिल्ट फील कराते हुए कहती है कि क्या वो एक कमजोर लड़की को अकेले जाने देगा। ये सुनकर हमारा लड़का शॉक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कब एक डिस्गाइज डेट में फंस गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और दोनों साथ में चलने लगते हैं। सनवू लगातार बातें करती रहती है। जो भी उसके दिमाग में आता है वो बोलती जाती है। लेकिन हमारा लड़का इतना नर्वस है कि उसे उसकी एक भी बात समझ नहीं आती। सनवू पूछती है क्या वो सुन भी रहा है, और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि ये सब बहुत अचानक हो रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके साथ ऐसे चलेगा। उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तभी उसे अपना पुराना बुरा एक्सपीरियंस याद आता है। बहुत पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक लड़की थी जिसके साथ वो रोज घर जाता था, क्योंकि दोनों का रास्ता एक ही था। धीरे धीरे उसे उसके लिए फीलिंग्स होने लगी थी। एक दिन जब वो साथ चल रहे थे तो कुछ बच्चे उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। ये सुनकर वो लड़की तुरंत मना कर देती है और जिनियोंग को इंसल्ट करते हुए कहती है कि उसके जैसे लड़के को कौन डेट करेगा। उस दिन के बाद वो लड़की कभी उसके साथ घर नहीं गई और जिनियोंग के दिल में फिर से पुराना दर्द जिंदा हो जाता है। दिल भारी हो जाता है और कदम धीमे पड़ जाते हैं। अंदर से डर और शर्म फिर से उसे जकड़ लेते हैं और उनका रिश्ता उसके कन्फेस करने से पहले ही खत्म हो गया। यही वजह है कि ये सिचुएशन हमारे लड़के के लिए इतनी अनकंफर्टेबल है। वो बस चाहता है कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि सन वो यूजुअली बस से जाती है, इसलिए उसे लगता है कि ये दोबारा नहीं होगा। तभी अचानक वो उसकी कराहने की आवाज सुनता है और देखता है कि वो जमीन पर बैठी हुई उसका नाम ले रही है। थकान और दर्द से वो घबराकर पूछता है क्या हुआ, क्या वो गिर गई। वो रोते हुए कहती है कि ये बेवकूफ चढ़ाई वाला रास्ता उसकी क्रॉनिक एनीमिया को और खराब कर रहा है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर मदद मांगती है और वो बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है धीरे से उठाओ, और वो उसे धीरे से खड़ा करता है। खड़ी होने के बाद वो उसे धन्यवाद कहती है और थकी हुई आवाज में बोलती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। उधर हमारा लड़का पूरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। सन बू उसके बिहेवियर को ध्यान से देखती है और कुछ समझ जाती है। उसे याद आता है कि जब सुकियोंग गिरी थी तब उसने उसे बहुत रफ तरीके से उठाया था। वो हंसते हुए कहती है कि सुकियोंग को तो उसने मूली की तरह खींच लिया था, लेकिन उसके साथ वो बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा है। ये सुनकर वो चौंक जाता है और पूछता है कि वो क्या बोल रही है और ये सुकियोंग कौन है। वो समझ जाती है कि सच में उसे बाकी लड़कियों के नाम तक नहीं पता और उसकी नजर सिर्फ उसी पर है। फिर वो उसे अलविदा कहती है और बताती है कि वो लोग घर पहुंच गए हैं। वो खुश होकर दूर से हाथ हिलाती है और उसे घर तक छोड़ने के लिए धन्यवाद कहती है। वो भी हल्के से हाथ हिलाता है और अंदर ही अंदर राहत महसूस करता है कि आखिरकार ये सब खत्म हुआ। ये पूरा एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल था। वो उल्टी दिशा में चलने लगता है और सोचता है कि अच्छा है कि कल ये सब नहीं होगा।
वो उम्मीद करता है कि उसके पास कल बस के पैसे होंगे और वो अपनी बीमारी का इलाज करवा लेगी ताकि उसका दिमाग शांत हो सके। लेकिन तभी सन वू को कुछ याद आता है। वो उसे आवाज देती है और उसका नाम लेकर बुलाती है। वो चौंक जाता है और मुड़कर देखता है। वो कहती है कि उसे अलाउंस मिलने में अभी समय लगेगा, इसलिए वो कल भी उसी पर डिपेंड करेगी। ये सुनकर जिनयोंग पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। वो उसे अपने पास खड़ी देखता है, पसीने में भीगी हुई और सांस लेते हुए। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि ये सब बहुत अनकंफर्टेबल है और उसे उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन जेसन उसके चेहरे को देखकर सवाल करता है, क्योंकि असल में वो थोड़ा एक्साइटेड भी है कि वो कुछ दिन और उसके साथ चलेगी। तभी वो देखता है कि सनवू फिर से जमीन पर गिर गई है। थकान से कराहते हुए वो तुरंत उसकी मदद करने जाता है और कहता है कि अगली बार ऐसे मत दौड़ो। फिर सीन अगले दिन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहां सन वू अपनी दोस्त को लो किक्स की प्रैक्टिस करते हुए देखती है और पूछती है क्यों। सुक्योंग बताती है कि वो पार्क जिनयोंग की पिटाई करने वाली है, उसकी ट्रेनिंग से पहले। सीन फिर से पिछली शाम पर जाता है, जहां जेसन बात शुरू करता है कि आखिर सन वू ही क्यों उसे पत्थर जैसी नहीं दिखती। जिनयोंग पूछता है कि उसने शर्ट क्यों उतारी है, तो जेसन कहता है कि उसे गर्मी लग रही है। फिर वो रीजन गेस करता है, लेकिन हमें वो रीजन नहीं बताया जाता और कहानी आगे बढ़ने का इंतजार करना पड़ता है। जेसन की बात सुनकर जिनयोंग हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या यही एक वजह है? जेसन कहता है कि उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो डिसाइड करते हैं कि स्कूल में इस बारे में और बात करेंगे। जब जिनयोंग अपने कमरे से निकलता है, तो उसका पिता उसे बुलाता है। उसके चेहरे पर वही टिपिकल डिसअपॉइंटेड लुक होता है। जिनयोंग झुककर गुड मॉर्निंग कहता है। उसका पिता पूछता है क्या उसने खाना खाया। वो कहता है कि उसे भूख नहीं है, इसलिए वो बिना खाए जा रहा है। तब उसका पिता बताता है कि उसकी माँ ने किमची स्ट्यू बनाया है। जिनयोंग कहता है कि वो बाद में खा लेगा। उसका पिता उसे ठीक से खाना खाने को कहकर चला जाता है। उस ऑकवर्ड माहौल के बाद जिनयोंग स्कूल के लिए निकल जाता है। ऐसा लगता है कि उसके घर में भी कुछ इश्यूज हैं। स्कूल में वो जेसन से पूछता है, क्या अब उसे हमेशा सन वू के साथ ही रहना पड़ेगा? जेसन कहता है कि शायद हाँ, इसे रोका नहीं जा सकता। जिनयोंग दिल से उम्मीद करता है कि उसकी सोच गलत हो। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसका नाम जोर से बुलाती है। वो मुड़कर देखता है और वो सुखयोंग होती है। लेकिन हमारा लड़का उसे पहचानता ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सन वू को ही पहचानता है। सुखयोंग सीधे कहती है कि वो उसे मारने वाली है। ये सुनकर वो शॉक में आ जाता है और पूछता है क्यों। वो बताती है कि उसने पूरी रात लो किक्स की प्रैक्टिस की, सिर्फ उसे दर्द देने के लिए। जिनयोंग हैरानी से पूछता है कि ये है कौन। ये सुनकर वो हर्ट हो जाती है और कहती है कि उसे कभी इतना इंसल्ट फील नहीं हुआ। फिर वो कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी और सिर्फ 3 किक्स में काम खत्म करेगी। तैयार हो जाओ। जिनयोंग कंफ्यूज होकर पूछता है क्यों, लेकिन वो चिल्लाते हुए किक मारने जाती है। चुप हो जाओ तुम 4 आंखों वाले। वो मुश्किल से बचता है और डर के मारे भागने लगता है, चिल्लाते हुए कि ये क्या हो रहा है। सुक्योंग तेजी से उसके पीछे दौड़ती है। वो काफी फास्ट रनर होती है और सनवू की तरह बीमार नहीं है। जिनयोंग डर के मारे कांप जाता है। उसे लगता है जैसे कोई बड़ा पत्थर उसकी तरफ लुढ़क रहा है। वो दांत भींचकर पूरी ताकत से भागता है। तभी वो उसे पकड़ लेती है और जैसे ही वो किक मारने वाली होती है, तभी सनवू हॉलवे में आ जाती है और पूछती है, इतना शोर क्यों हो रहा है? लेकिन गलती से सुक्योंग की किक उसी के पैर पर लग जाती है। सनवू दर्द से चीख उठती है और जमीन पर गिर जाती है। उसका टखना पूरी तरह चोटिल हो जाता है। सुक्योंग शॉक में फ्रीज हो जाती है और घबराकर कहती है, ओ माय गॉड। जिनयोंग घबराकर उसका नाम पुकारता है और उसकी मदद के लिए भागता है। लेकिन उसका सैंडल फिसल जाता है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। दिल में डर, घबराहट और पछतावा सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं।